आप लास्ट 25 ईयर्स से कंसिस्टेंटली हर एक मार्केट डिप में अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स को अपनी एसआईपी में बाय द डिप करने में लगा रहे हो बिकॉज यू हैव बीन टोल्ड कि ऐसा करने पे आप मार्केट में लोअर लेवल्स पे ज़्यादा एनएवी बाय करोगे और इससे लॉन्ग टर्म में आपके जो रिटर्न्स है वो एक एवरेज एसआईपी इन्वेस्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर रहेंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि लास्ट 25 ईयर्स का डेटा तो हमें कुछ और ही दिखाता है, जहां पर अगर आप दो ऐसे इन्वेस्टर से कंपेयर करो जिसमें एक इन्वेस्टर रेगुलर एसआईपी कर रहा है फॉर 25 ईयर्स और दूसरा इन्वेस्टर अपनी रेगुलर एसआईपी के साथ साथ मार्केट में हर 5 to 10% के फॉल में बाय द डिप भी कर रहा है, तो उन दोनों ही के केस में जो एक्चुअल XIRR का डिफरेंस आता है उसमें जो बाय द डिप करने वाला इन्वेस्टर है उसने केवल लास्ट 25 ईयर्स में 0.04% एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाए हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर एसआईपी इन्वेस्टर से। तो ऐसे में तो हमें यही समझ में आ रहा है कि एक इन्वेस्टर जिसने हर कुछ टाइम में बाय द डिप करा, मार्केट को ट्रैक किया, उसको इस पूरे एफर्ट का कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला। बट यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये इस पूरी स्टोरी का एक हाफ हार्टेड साइड है और यही हमें रोल आता है ये समझने का कि क्यों एक्चुअली में बाय द डिप करने के लिए भी आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत है। यानी जिस फ्रेमवर्क में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना, कब और कहां पर इन्वेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द एसेट क्लास जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो जो चीज है वो एक्चुअली में आपका जो बाय द डिप है उसमें आपके XIRR रिटर्न्स में काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। और उसी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं आपको एसेट वाइज बताऊंगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप डिफरेंट इंडाइसेस में किस फ्रेमवर्क को आपको यूज करना चाहिए बाय द डिप करने के लिए और वो आप कैसे डिसाइड करोगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है बट ये हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ आपको उस एक्चुअल कैलकुलेशन को दिखाने से जो कि प्रूव करती है जिस डेटा के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया। इस पूरी टेबल में आप देख सकते हो, इस टेबल में बताया गया है कि लास्ट 25 ईयर्स में जितनी मार्केट्स में 5% या उससे ज्यादा के ड्रॉप आए हैं उसमें अगर एक इन्वेस्टर 5% और उससे बड़े ड्रॉप में हर ड्रॉप में बाय द डिप करता अपनी रेगुलर 10,000 रुपीज की एसआईपी से, तो उसके केस में उसका जो XIRR रिटर्न है वो क्या बनते हैं, जहां पर वो रेगुलर 10,000 रुपीज की एसआईपी भी कर रहा था और हर 5% फॉल में एडिशनल 10,000 रुपीज की उसने एसआईपी करी। ऐसे में अगर आप देखो तो उसने टोटल लास्ट 25 ईयर्स में 24 टॉपअप्स किए होंगे अपने एसआईपी में। इसी ड्यूरेशन में 5% या उससे ज्यादा मार्केट फॉल हुआ था और इन 24 टॉपअप्स में उसने एक्स्ट्रा 2.4 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। अब इसी कैलकुलेशन को अगर आप टेबल 2 में साइड बाय साइड कंपेयर करो तो यू कैन क्लियरली सी कि एक रेगुलर इन्वेस्टर जिसने 300 मंथ्स में लास्ट 25 ईयर्स के 10,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट किए और इसके अलावा कोई भी टॉपअप नहीं किया, उसके XIRR रिटर्न्स बन रहे हैं 11.96% के। वहीं दूसरा इन्वेस्टर जिसने अपनी रेगुलर एसआईपी के साथ 24 एसआईपी के टॉपअप्स किए ऑफ 10,000 रुपीज, उसके केस में उसका जो XIRR रिटर्न है वो केवल 12% का बन रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस हैपेंस। तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में आपको ये तो समझा दिया गया कि हर डिप पे आपको मार्केट में बाइंग करनी है, पर किसी ने आपको ये नहीं बताया कि अगर आप इस डिप को एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न के बेसिस पे फॉलो करोगे कि हर 5% या 10% ड्रॉप पे मैं अपने मार्केट में जो डिप्स है उसको बाय करूंगा, चाहे मैं वो निफ्टी 50 में कर रहा हूं, चाहे मिड कैप्स में कर रहा हूं, चाहे स्मॉल कैप्स में, तो ऐसा करने पे आपका जो एक्चुअल XIRR रिटर्न से फर्क पड़ेगा वो नेग्लिजिबल होगा। बल्कि अगर आपको इन डिप्स का एक्चुअल बेनिफिट चाहिए तो आपको ट्रेंचेस की पोजीशन साइजिंग करनी पड़ेगी, जिसका मतलब कि अगर आप एक निफ्टी 50 में बाय द डिप कर रहे हो तो उसमें पहले आपको निफ्टी का एवरेज ड्रॉडाउन निकालना पड़ेगा ऑफ लास्ट 25 या 30 ईयर्स। इसके अकॉर्डिंग एक फ्रेमवर्क बनेगा कि कितनी एसआईपी अमाउंट के लिए आपको कितना अमाउंट निकालना है बाय द डिप करने के लिए, उस अमाउंट को आपको कितने ड्रॉप पे डिप्लॉय करना है और वो डिप्लॉय भी आपको किस फंक्शन में और कितने प्रोपोर्शन में करना है। तो इस चीज को ही आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे फॉर निफ्टी 50, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो शुरुआत हम करते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप से, जिसमें हम पहले यही कैलकुलेट करेंगे कि जितना हम हर मंथ एसआईपी का अमाउंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल कितना अमाउंट हमें बाय द डिप करने के लिए टोटल रखना चाहिए। और इस स्टेप को मैं बोलता हूं द ड्राई पाउडर साइजिंग। इसका एक सिंपल फॉर्मूला मैंने इन्वेंट किया है, जिस फॉर्मूला में पहले मैं मंथली एसआईपी के अमाउंट को इंटू करता हूं 12 से, जो कि हम रेगुलर करने वाले हैं, और फिर इसको हम इंटू करते हैं एक फैक्टर से जिसको मैं बोलता हूं के। अब ये जो के फैक्टर है ये कैसे कैलकुलेट होता है, पहले मैं उस एसेट क्लास का मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखता हूं लास्ट 25 ईयर्स का। यानी निफ्टी का केस में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निफ्टी मैक्सिमम केस में कितना फॉल हुआ है हिस्टोरिकली, और इसको हम इंटू करते हैं 3 से। 3 से ही क्यों? बिकॉज इस कैपिटल को हम 3 फेजेस में डिप्लॉय करने वाले हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसको 3 ही फेजेस में क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं, वाई नॉट 4, वाई नॉट 2 और वाई नॉट मोर देन दिस, क्योंकि मैंने लास्ट 25 ईयर्स का हिस्ट्री का डेटा निकाला है ऑफ निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, और इन सब के ही केसेस में मैंने डिफरेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कैपिटल को जब डिप्लॉय किया और उसके अकॉर्डिंग जब उसको बैक टेस्ट किया तो मुझे बेस्ट XIRR पे जो रिटर्न्स मिले इन द बाय द डिप फॉर्मेट वो हमें 3 डिप्लॉयमेंट पे ही मिले, ना ही 4, ना ही 5, ना ही इससे कम। तो इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो निफ्टी 50 के केस में अगर आपको एक्चुअल बाय द डिप का बेनिफिट चाहिए तो आपको आपकी मंथली एसआईपी अमाउंट का 16 मंथली एसआईपी का अमाउंट इन टोटल एक बाय द डिप करने के लिए चाहिए लमसम में। यही अमाउंट आपको अगर मिड कैप में फायदा चाहिए बाय द डिप का तो 20 एसआईपी का आपको 20 मंथ की एसआईपी का अमाउंट चाहिए, और स्मॉल कैप में आपको 23 मंथ की एसआईपी का अमाउंट टोटल चाहिए।
यानी इसको अगर आप पर मंथ की एसआईपी के टर्म्स में कैलकुलेट करो तो एक पर्सन अगर लेट्स सपोज 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर निफ्टी 50 में उसे बाय द डिप का बेनिफिट चाहिए तो उसके पास 1,60,000 रुपये अलग से होना चाहिए लमसम के लिए। मिड कैप के केस में यही अमाउंट उसके पास 2 लाख रुपए होना चाहिए और स्मॉल कैप के केस में यही अमाउंट उसके पास 2,35,000 रुपये होना चाहिए। और इस अमाउंट को होने के बाद जब मार्केट में फॉल आता है और एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के थ्रू जब उसको डिप्लॉय वो करेगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब उसको एक्चुअल XIRR में बेनिफिट होगा। इसको फर्दर अगर आप लेके चलो तो हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। अब डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये अमाउंट उसको कब ट्रिगर करना है, राइट, जिसको हम लोग ट्रिगर लेवल बोलते हैं। तो निफ्टी 50 के केस में अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज ड्रॉडाउन देखो तो वो रहा है 28% का। मिड कैप के केस में ये हिस्टोरिकल एवरेज ड्रॉडाउन 34% तक का गया है और स्मॉल कैप के केस में यही ड्रॉडाउन सबसे ज्यादा गया है 42% का। इसके केस में निफ्टी में जो पहला ट्रिगर रहेगा, यानी पहला फैक्टर जब वो अपना पहला एसआईपी का अमाउंट डिप्लॉय करेगा वो 10% के ड्रॉप पे करेगा। मिड कैप के केस में पहला उसको अपना बाय द डिप का जो अमाउंट है वो 15% ड्रॉप में डिप्लॉय करना है और यही स्मॉल कैप के केस में पहला अमाउंट उसको 20% ड्रॉप में डिप्लॉय करना है। सेकंड, इसके बाद अगर 10% के बाद फर्दर मार्केट फॉल होता है तो निफ्टी केस में उसको 15% पे फर्दर सेकंड एसआईपी अपना जो बाय द डिप अमाउंट है उसको डिप्लॉय करना है। मिड कैप के केस में 25% पे और स्मॉल कैप के केस में 30% पे। और यही ट्रिगर जब वापस और मार्केट फॉल होता है तो निफ्टी 50 में 20% जब मार्केट करेक्ट हो तो उसको अगेन अपना एसआईपी का जो अमाउंट उसने रख रखा है फॉर बाय द डिप उसको डिप्लॉय करना है। 35% फॉर मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए यही जो लेवल है 40% का है। अब यहाँ पर एक नॉन नेगोशिएबल रूल समझ लीजिए, ये जो बाय द डिप कर रहे हैं हम मार्केट फॉल पे, ये एक बार मार्केट पीक बनाने के बाद है। यानी लेट सपोज अगर निफ्टी ने 26,000 का पीक बनाया, उसके बाद जब मार्केट फॉल होना शुरू हुआ तब हर एक ट्रिगर पे आप ये पैसा डिप्लॉय करोगे। बट उसके बाद मान के चलिए 10% ड्रॉप के बाद ही मार्केट वापस से एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है ऑफ 27,000 28,000, तो ये जो पूरा ही ट्रिगर है ये रीसेट हो जाएगा। यानी वापस से अब वहां से जब मार्केट फॉल होगा तो अब पहले जो ट्रिगर है वो 10% के ही ड्रॉप पे ला लोगे, ना कि 15 या 20% के ड्रॉप पे। अब इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड लेवल पे कि ये जो ट्रिगर्स हमने डिस्कस किए कि जिन ट्रिगर्स पे आपको पैसा डिप्लॉय करना है उस पर एग्जैक्टली हर एक ट्रिगर पे आपको कितना पैसा डिप्लॉय करना है। बिकॉज जो भी लोग ये सोचते हैं कि हर एक ट्रिगर पे हमें सेम ही अमाउंट डिप्लॉय करना है, वो भी सही नहीं है। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं और इस कैलकुलेशन के लिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि आप एक पर्सन हो जो कि 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो इन स्मॉल कैप, 10,000 इन मिड कैप एंड 10,000 इन लार्ज कैप, दैट इज निफ्टी 50। तो इनके केस में जो आपके ट्रिगर्स हैं उसमें आपको इस तरीके की एलोकेशन रखनी है, जिसमें सबसे पहला ट्रिगर रहेगा लेट सपोज निफ्टी केस में जो हमारा 10% था उससे पहले ट्रिगर में आप 30% पैसा डिप्लॉय करोगे। यही सेम 30% डिप्लॉय आप करोगे मिड कैप के केस में और स्मॉल कैप के केस में भी आप 30% डिप्लॉय करोगे। और 30% के केस में जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो अलग अलग निकल के आएगा, बिकॉज हमारा जो ओवरऑल कैपिटल था जिसको हमने शुरुआत में कैलकुलेट किया था ड्राई पाउडर केस में वो अलग अलग था। सिमिलरली ऑन सेकंड ट्रिगर निफ्टी 50 में 48,000 जो कि अगेन 30% अमाउंट है, सेम मिड कैप में 60,000 70,500 इन स्मॉल कैप और लास्ट जो थर्ड ट्रिगर में आप डिप्लॉय करोगे वो बाकी का बचा हुआ जो आपका 40% कैपिटल रहेगा इन तीनों ही एसेट क्लास का जो आपने रखा हुआ है वो आप डिप्लॉय करोगे। अब इस फ्रेमवर्क को जब मैंने लास्ट 25 ईयर्स की हिस्ट्री में निफ्टी 50 मिड कैप और स्मॉल कैप के केस में बैक टेस्ट किया तो मुझे एटलीस्ट उसमें 1.5 से 2% का एक अल्फा देखने को मिला रेगुलर एसआईपी के कंपैरिजन में। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एग्जैक्टली इतना ही मिलेगा, बिकॉज बैक टेस्टेड रिजल्ट ये नहीं बताता कि फ्यूचर में ही आपको इतना रिजल्ट मिलेगा या नहीं, बट एटलीस्ट हमें इससे एक एविडेंस मिलता है कि जिस तरीके से तीनों ही एसेट क्लासेस परफॉर्म करती है उसमें एक फ्रेमवर्क आपका डिफरेंट होना चाहिए जो कि एक्चुअली में चांसेस क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में आपके एक एक्चुअल अल्फा जनरेट करने की। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं दैट अगर आप धन का म्यूचुअल फंड ऐप यूज करोगे तो इस फ्रेमवर्क को फॉलो करने में ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जहां पर धन की म्यूचुअल फंड सेक्शन पर अगर आप जाओगे और किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करोगे तो उससे केस में इनके SIP प्लस वाले फीचर में जाके आप एक्चुअली में ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके केस में जो रेगुलर SIP है उसमें जो स्टेप अप SIP अमाउंट आपको डालना है जो कि हम बाय द डिप में डाल रहे हैं उसको आपको किस अमाउंट को डालना है और वो अमाउंट भी कितने मंथ के लिए आपको डालना है और किस डेट पे डालना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और अपने इन्वेस्ट SIP प्लस पे क्लिक करके उस टॉपअप का अमाउंट कब आपको फिक्स करना है और कब आपको डिप्लॉय करना है उसको भी यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। तो अभी जाइए धन का आप ऐप चेकआउट कर सकते हो जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो अगर आपको ये पूरा ही वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, बिकॉज ये हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.